लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम अपने पीसी पर किस तरह एटम को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस में किस तरह हम लोग शो रन कर सकते हैं एटम के ऊपर। सही। तो हमने उसकी सेटिंग कर ली थी। अगर किसी की सेटिंग नहीं हुई तो पहले वो ट्यूटोरियल में देखे वीडियो देख ले, ताकि जो एटम की सेटिंग है वो पहले हो जाए, ताकि हम जो भी काम है वो एटम पर कर सकें। बेसिकली हम एटम के अलावा भी किसी और कोई इधर में भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है डेव सी प्लस प्लस है। ये जो ये सी और सी प्लस 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 ग्रुप है, उसको सिंपल इंस्टॉल करना है। और डिफरेंट है सबलाइन टेक्स्ट 3 है। इसमें हम डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। एटम में भी हम लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर एटम को प्रेफर करता हूँ। एटम और सबलाइन टेक्स्ट 3 इन दोनों को प्रेफर करता हूँ। सी डेव सी प्लस प्लस सिर्फ सी और सी प्लस प्लस के लिए। तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस कर रहे हो तो डेव सी प्लस प्लस आपके लिए भी बेस्ट है। तो मैं डेव सी प्लस प्लस का भी कोई क्या चाहता है कि वो डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना चाहता है और उससे नहीं हो पा रहा, तो वो मुझे कमेंट कर दे या फिर व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर ले। तो मैं उस अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा और व्हाट्सएप पर समझा भी दूंगा जो बंदा मुझे मुझसे कांटेक्ट करेगा। साथ में मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, और दूसरे फॉर व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास जो बना हुआ है, मैंने बनाया है, तो वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप में से कोई चाहता है कि वो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, नो इशू। और कोई मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी कर सकता है। तो जितने भी किस्म की एरर्स आ रहे हैं सी सी प्लस प्लस में, तो वो मैं सारे सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। ठीक। तो अब चलते हैं हम आगे अपने ट्यूटोरियल की तरफ, जो कि आज हम सीखेंगे सी प्लस सी प्रोग्राम के ऊपर। यह हम सी प्रोग्राम आज से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली मैं न्यू हूँ और अभी अभी मैंने ये चैनल बनाया, तो मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। तो हम सी प्रोग्राम करना शुरू करेंगे आज से एटम के ऊपर। सही। सी प्रोग्राम किस तरह रन करता है, किस तरह काम कर रहा होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखते आराम आराम से सीखते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एटम ओपन कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ के हम यहाँ पर पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, ताकि हमारे पास वो एक फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर हो जिसमें सारे हमारे पास सी के प्रोग्राम्स हों। सी प्रोग्राम, मैंने फोल्डर का नाम दे दिया सी प्रोग्राम। ठीक। अब हम एटम पे जाके फाइल ओपन फोल्डर के थ्रू इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे। डेस्कटॉप और सी प्रोग्राम, ठीक, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये जो विंडोज ओपन हो जाती हैं इसके ऊपर, तो इनको कोई मसला नहीं, इनको क्लोज कर दें। और एक और चीज़ जो आपको एटम पे मिलती है वो ये मिलती है कि आप एक ही स्क्रीन पर दो अलग अलग प्रोग्राम्स एक साथ देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक प्रोग्राम, मेरे पास दो प्रोग्राम बने हुए हैं, तो मैं एक प्रोग्राम इस जगह पे ओपन कर सकता हूँ और दूसरा प्रोग्राम इस जगह पे भी ओपन कर सकता हूँ। इस तरह मैं अलग कॉलम्स बनाकर उसमें अपने अलग अलग फाइल्स ओपन कर सकता हूँ एटम पर। अगर आप डेव सी प्लस प्लस यूज़ करो तो उसका इस तरह का कुछ नहीं हो पाएगा। से अगर आपको कोई प्रोग्राम चेंज करना है तो उसमें हर बार जाके आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि वो प्रोग्राम चेंज हो जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप कॉलम बनाना चाहते हो तो वही बना सकते हो। अगर उस तरीके से रखना चाहते हो जैसा डेव सी प्लस प्लस में है, तो वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें।
तो हम आज सी प्रोग्राम का क्योंकि हमने पहला लिख दिया था, आज हम दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे और समझाता भी जाऊँगा लाइन बाय लाइन। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर देना, कर लेना, और फेसबुक पे चाहो तो फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे न्यू फाइल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, जैसे ROGRAM program1 मैंने दे दिया ऐसे डॉट सी। अब हम डॉट सी यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे डॉट सी यूज़ होगा। डॉट सी इसलिए यूज़ होगा कि ये डॉट सी एक एक्सटेंशन है जो कि फिर बताता है कि हम कौन सी फाइल ओपन, कौन सी फाइल हमारे पास है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फाइल होती है। अगर आपके पास कुछ फाइल्स रखी हों तो वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ डॉट के बाद txt प्रॉपर्टीज में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। डॉट के बाद txt लिखा होता है। txt का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल। तो आप उस पर लिख सकते हैं, मगर उसको रन कंपाइल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, सही। तो हमारे पास प्रोग्राम 1.c जो है वो एक सी फाइल है, सही। और इसको हम कंपाइल कर सकते हैं सी कंपाइलर के थ्रू, सही। तो इसको सेव कर दिया, ये मेरे पास सी की एक फाइल बन गई। अब हम यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। सी कंपाइलर के अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन हम जो काम करेंगे वो बेसिक लाइब्रेरी को लेकर काम करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक लाइब्रेरी है, जो सबसे स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, वो है इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब ये है कि हमारे पास std इसको स्टैंडर्ड, सही है, और I मीन्स इनपुट एंड O मीन्स आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए काम होता है इस फाइल के थ्रू। अगर ये फाइल नहीं दोगे तो आप जो भी इनपुट या आउटपुट लेना चाहते हो या देना चाहते हो तो वो नहीं कर पाओगे, एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो जो काम है वो सिर्फ स्टूडियो के थ्रू ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। आगे हम मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। मेन फंक्शन से मेन फंक्शन में हमारे पास stdio के अंदर हमारे पास दो दो फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट का काम कर रहे होते हैं। प्रिंटफ आउटपुट का काम करता है। प्रिंट मीन हम आप देख रहे होंगे कि हमारे पास प्रिंट मशीन होती है। प्रिंट मशीन क्या काम करती है, वो किसी भी चीज़ को प्रिंट करके देती है। अगर हम लोग कागज़ दे रहे हैं तो वो कागज़ के ऊपर या पेपर के ऊपर वो कुछ ना कुछ प्रिंट करके देगी चीज़, ठीक। तो उसके अंदर लगेंगे ये प्रिंट एफ, ये एक फंक्शन का नाम आ गया। प्रिंट मीन प्रिंट करके देना, और एफ इसका एक फंक्शन हो गया। मैं फॉर एग्जाम्पल फंक्शन के लिए यूज़ होता है प्रिंट एफ, ठीक। ये एक फंक्शन हो गया इसके। यहाँ पे हम लोग कुछ भी आउटपुट करा सकते हैं, जैसे माय नेम इज आफाक, माय नेम इज आफाक, ठीक। और इस फंक्शन के यहाँ पे हमने दिया हुआ इंट। इंट एक डेटा टाइप है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये डेटा टाइप क्या होती हैं। और यहाँ पे ये रिटर्न में हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट या ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है, प्रोग्राम को जो वैल्यू जाती है वो ज़ीरो जाती है, ठीक। ताकि प्रोग्राम जब हम दोबारा रन करें तो इसमें कोई वैल्यू स्टोर ना हो, अगर हमने कोई वेरिएबल दिया हुआ हो तो। इन चीज़ों को हम आगे जाके क्लियर करेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग कुछ और, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको रन भी करवा देते हैं। F5 के थ्रू रन होगा, माय नेम इज आफाक, देखो प्रिंट हो गया।
यहाँ पर माय नेम इज आकाश, माय नेम इज आकाश। ठीक, इसमें प्रिंटफ के थ्रू हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक, और एक दूसरा वेरिएबल है जो स्कैनफ यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्कैनफ को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्कैनफ असेंबली एन ए, यहाँ पे मैंने इंट दे दिया। मैं इंट को बता रहा हूँ, इंट एक डेटा टाइप है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक डेटा टाइप है और ये 4 बाइट का होता है, बाइट्स का इंट होता है। तो ये हमारे पास जितने भी नंबर्स, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर जितने भी ऑनवर्ड्स नंबर्स हैं, हम वो सारे इंटीजर के तौर पर लेते हैं। इंट एक कीवर्ड है इंटीजर का। ठीक, तो हम इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स डेसिमल वैल्यूज नहीं ले सकते। डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यूज, जो हमारे पास फ्रैक्शन भी वो डिवाइड करके देगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट वही फ्रैक्शन डेसिमल की डेसिमल हम नहीं ले सकते इसमें। सही, और ए यहाँ पे वेरिएबल हो गया। ए आप इस ए की जगह कुछ भी दे सकते हो, एक्स दे दिया, जेड दे दिया, एनीथिंग दैट यू वांट, या अपना वहाँ पे पूरा इस जगह पे दे दो नेम। नेम आप कुछ भी दे सकते हो उस पर, इस पर कुछ भी वो नहीं होगा, कोई इशू नहीं है इस पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए दे दिया है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से आउटपुट हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं ना, कोई फॉर एग्जांपल हम लोग, अगर आप लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर नाम वगैरह लेते हैं, लॉगिन करते वक्त नाम और पासवर्ड लेते हैं, तो वो इनपुट होता है हमारा एक किस्म का, जो हम लोग देते हैं। सही, इसी तरीके से हम किसी बंदे से या किसी यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लोग स्कैनफ का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, और यहाँ %d हम लोग %d जो यहाँ शो करते हैं वो इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए शो करते हैं। ठीक, स्कैनफ के अंदर, और साथ में जो हमने वेरिएबल दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ए। सही, तो इस वेरिएबल से पहले एंड ऑपरेटर आएगा। एंड ऑपरेटर काम क्या कर रहा था, जो हमारे पास हम जो भी वैल्यू इसमें देते हैं स्कैनफ के थ्रू, तो वो जाके ए में स्टोर करवाने का काम करता है। ये एक बेसिकली एक एड्रेस पास कर रहा होता है उस वैल्यू को, ताकि वो वैल्यू उस एड्रेस पे जाकर वहाँ पे स्टोर हो जाए या सेव हो जाए। ठीक, अब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करके दिखाना है। तो एक बार तो मैं इनपुट ले लूँगा, दूसरी बार मुझे प्रिंट करके दिखाना है, तो वो भी कर लेते हैं। इस स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। इंटर एनी वैल्यू, ओके, मैंने कह दिया कि इंटर एनी वैल्यू में कोई भी वैल्यू इंटर करो। अब मैं जो भी वैल्यू इंटर करूँगा वो ए के पास जाके स्टोर हो जाएगी स्कैनफ के थ्रू। ठीक, %d इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो भी वैल्यू हमारे पास आए वो इंटीजर में जाके सेव हो जाए। ठीक, अब प्रिंटफ और हमें अगर वैल्यू यू इंटर वैल्यू इज %d। ठीक, अब ये जो मैंने इसको वैल्यू इंटर की थी, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर आ वैल्यू। सही, इंटर एनी वैल्यू, तो मैंने जो वैल्यू इंटर की होगी उसको बाद में ये प्रिंट करके शो करके दिखाएगा कि यू इंटर इज %d में मैंने कौन सी वैल्यू इंटर की है। यहाँ पे उसको शो करवाने के लिए ये कॉमा के बाद, इन्वर्टिस कॉमा के बाद हमारे पास एक कॉमा नीचे देंगे। कॉमा देने के बाद उस वेरिएबल को पास वेरिएबल दे देंगे या वेरिएबल पास करेंगे जो हमने जिसमें वैल्यू स्टोर करवाई थी, फॉर एग्जांपल ए।
जिसमें हमने वैल्यू इंस्टॉल करवाई थी। ठीक, अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। F5 आ रहा है, इंटर एनी वैल्यू, वैल्यू इंटर पूछ रहे हैं मेरे से, 5 मैंने इंटर कर दी, इंटर। ठीक, अब मेरे से पूछ रहा है कि इंटर एनी वैल्यू, मैंने वैल्यू इंटर कर दी 5। अब वो पेन करके दिखा रहा है यू इंटर द वैल्यू इज 5। ठीक, वो पहले इसलिए इसने वो काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्लैश एंड दिया था, बैकवर्ड स्लैश एंड दिया था, कुछ ये था। ठीक, इनको मैं आगे जाके बताऊंगा ये काम क्या कर रहे हैं, इसको अभी इतनी डिटेल में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाइप्स होती है डेटा की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर, CHAR चेयर फॉर कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर लेने के लिए यूज़ होती है। दूसरा है हमारे पास फ्लोट, FLOAT फ्लोट, डेसिमल पॉइंट्स के लिए। डेसिमल जितने भी डेसिमल पॉइंट्स है वो सारे इसमें आ सकते हैं। हम बेसिकली इन तीन सी में हम इन तीन पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, इन कैरेक्टर और फ्लोर। सही, अब कैरेक्टर का क्या काम है? कैरेक्टर का काम ये है कि ये कोई भी एक अल्फ़ाबेट या इंटीजर लेगा, कोई भी एक अल्फ़ाबेट, नंबर कोई भी एक, मतलब 0 से 9 तक डबल नंबर नहीं होना चाहिए। सही, तो वो कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल मैंने ए का इंटर किया तो वो एक कैरेक्टर है, मैंने जेड इंटर कर रहा हूँ तो वो एक कैरेक्टर है। इसी के साथ अगर मैंने जीरो इंटर किया तो वो भी एक कैरेक्टर है, अगर मैं स्पेस इंटर कर रहा हूँ वो भी एक कैरेक्टर है, एक किस्म का कैरेक्टर है। ठीक, तो अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज कीज़ हैं वो सारी कैरेक्टर्स हमारे पास एज अ कैरेक्टर्स हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर देता हूँ, परसेंट, जैसे परसेंट आ गया, परसेंट स्पेशल कैरेक्टर कहलाता है। परसेंट, प्लस, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स, ये जितनी भी ये सारी स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये कैरेक्टर्स है। अब इनको हम आउटपुट किस तरह दिखा सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं मिला दिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीजर दे दिया, इंटीजर इक्वल्स टू 8। सही, कैरेक्टर के मैं नाम देता हूँ नेम या वैल्यू, वेरिएबल चाहिए कैरेक्टर के लिए, वेरिएबल। कैरेक्टर ऐसा बोल दो, कोई भी वैल्यू उसको, कैरेक्टर कोई भी वेरिएबल दे दो, जैसे मैंने VAR दे दिया। ठीक है, और इक्वल्स टू कैरेक्टर अब किस तरह ले सकते हैं हम लोग, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग वो कैरेक्टर ले सकते हैं। डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमेशा स्ट्रिंग आएगी, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर, हमारे पास मैंने ए इंटर किया, ये एक कैरेक्टर है। अगर मैं इसकी जगह बी इंटर करता हूँ वो एक कैरेक्टर है, इसकी जगह अगर मैं सी इंटर करता हूँ वो एक कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके अंदर CD इंटर कर दिया तो वो कैरेक्टर नहीं रहेगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी क्योंकि इसके अंदर दो कैरेक्टर्स आ गए। सही, ये बात समझ में आई। अगर कोई भी इशू हो रहा हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं सॉल्व करवा दूंगा। सही, तो इस बात को याद रखना कि अगर मैंने एक कैरेक्टर का वेरिएबल दिया हुआ है और मैंने CD में दे रहा हूँ, उस कैरेक्टर का वैल्यू पास कर रहा हूँ, दो वैल्यू पास कर दी तो वो दो वैल्यू पास नहीं करेगा, एरर देगा, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक की पर। इस तरह कह सकते हैं, वेरिएबल तो डिपेंड हो, एक की पर डिपेंड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर ए दे रहा हूँ। ठीक,
और यहाँ पे मैंने फ्लोट को दे दिया, मैंने फॉर एग्जांपल एफ एल, मैं वेरिएबल दे दिया एफ एल और 5.6 समथिंग बोल दिया मैंने 5.6। अब मुझे इन तीनों वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इसको हम प्रिंट किस तरह करा सकते हैं, स्क्रीन पर किस साथ शो करवा सकते हैं, वो प्रिंटफ के थ्रू, प्रिंटफ %b कैरेक्टर इंटीजर के लिए, से मैं इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए %d यूज़ करते हैं, इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कराना, जो कि बता चुका हूँ मैं पहले भी। स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन काम ये कर रहा होता है कि ये एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी वैल्यू एंटर की है तो वो एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन के आगे वो वैल्यू एंटर कर देगा या वो आउटपुट दे देगा हमारा लाइन चेंज करने के बाद। यहाँ पे परसेंट सी इज फॉर कैरेक्टर, हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर के लिए %c लेते हैं, एंड %f, %f फॉर फ्लोट, हम फ्लोट के लिए %f का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब यहीं पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने इंटीजर में पास कर रहा हूँ, %d को हम लोग इंटीजर के थ्रू इंटीजर वैल्यू पास कराते हैं %d के थ्रू। तो यहाँ पे a इंटीजर के लिए जो कि हमारे पास इंटीजर है, c कैरेक्टर है, तो यहाँ पे c कैरेक्टर जो हमने कैरेक्टर का वेरिएबल डिफाइन किया था वो आ जाएगा var की जगह पर var। उसके बाद फ्लोट का वेरिएबल, क्योंकि हम लोग एन में फ्लोट %f फ्लोट को शो करवाना चाहते हैं, तो एन में फ्लोट की वैल्यू आ जाएगी एफ एल, सही वेरिएबल यहाँ फ्लोट का पास हो गया। इस चीज़ को याद रखना कि जो चीज़ पहले पास कर रहे हो इंटीजर पास करो तो ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे भी पहले इंटीजर ही आना चाहिए, एक्सपेक्टिवली होगा ये। यहाँ से पहला वेरिएबल ये पहला होगा इसका, %c के लिए %c दूसरा यूज़ कर रहे हो मैं कैरेक्टर है तो उस दूसरे पे कैरेक्टर रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि फ्लोट को एफ एल को पहले रख दिया, मैं फ्लोट को पहले रख दिया कैरेक्टर को बाद में रख दिया, तो वो एरर्स को शो नहीं करेगा, मैं वो उसकी वैल्यूज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। और ये चेंज क्यों होंगी वही मैं बता दूंगा कि चेंज क्यों हो रही हैं वैल्यूज, वो आगे जाके सारे उसको डिफाइन करेंगे बातों के वैल्यूज चेंज क्यों होती है और किस वजह से होती है। ठीक, तो पहले स्लैश एन का मैंने बता दिया कि न्यू लाइन एक चीज़ प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ वो किस तरह जा रहा है, कंट्रोल इसको F5 कर दिया। यहाँ पे दो एरर आ रहे हैं, एरर क्या है मैं चेक कर लेता हूँ। ये एरर है, मैंने वहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है VAR कैरेक्टर का और मैंने यहाँ पे CAR कर दिए, तो ये मेरे पास एरर आ गया F5। अब चेक करते हैं, अब रन हो गया, अब कोई भी एरर नहीं है, देख लें 8A 5.60000, ठीक। मैंने 5.6 और इसके आगे 000 उसने फ्लोट में दे दिए। अगर मैं इसकी वैल्यू को मुझे चाहिए कि फ्लोट के बाद 2 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परसेंट के बाद 3.f। 3.f का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वो सिर्फ 3 वैल्यूज लेगा, मतलब अब जो वैल्यूज आएंगी मेरे पास वो 5.600 होगा। चेक कर लेते हैं F5। F5 दोबारा इसको रन करते हैं क्योंकि इतनी सारी विंडोज वो ओपन हुई हुई जिसके
मुझे चेक करने दो। सॉरी, यहाँ पे आएगा 0.2f। ये मैंने गलती कर दी, 0.2f। दो वैल्यूज यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज, 0.3f आएगा, परसेंट 0.3f। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेंगे। 5 पॉइंट के बाद इन्होंने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी है। अगर मैं 3 नहीं देता तो ये ऑलमोस्ट 6 या 7 वैल्यूज लेते हैं पॉइंट के बाद। चेक कर लें, F5। सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी वैल्यूज ले रहा है पॉइंट के बाद। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज ले रहा है पॉइंट के बाद। सही, तो यहाँ पे हमें 6 वैल्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आपको एक स्पेसिफिक वैल्यूज कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ .2 कर सकते हो। पॉइंट के बाद 5 वैल्यू चाहिए तो 0.5 कर सकते हो। आप पॉइंट के बाद 4 वैल्यू चाहिए तो 0.4 कर सकते हो। यहाँ पे मतलब वो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लेगा। ठीक, अब आते हैं स्लैश एन पर। अब आपने ये देखा कि यहाँ जब मैंने स्लैश एन दिया था तो वो लाइन बाय लाइन हो रहा था। मैं एक लाइन में सिर्फ एक इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। मैं एक पहले इंटीजर की वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट की दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में फ्लोट की वैल्यू प्रिंट की है। सही, अब मैं ये करता हूँ कि स्लैश एन को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, और स्पेस दे देता हूँ थोड़ा। अब चेक करते हैं F5। सही, देखिए ये एक ही लाइन में आ गया। सही है, जितना स्पेस देता उसी इतनी स्पेस के हिसाब से आया हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन से ये होता है कि वो लाइन चेंज कर देता है वेरिएबल की। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर। मैंने ये बात की थी कि हम लोग कैरेक्टर को एक कैरेक्टर के अंदर डबल वैल्यूज नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है इसके अंदर, या तो ए या बी या सी या डी या कोई भी एक नंबर या स्पेसिफिक कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। डबल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूँ सी डी, तब देखते हैं इसमें एरर क्या जनरेट होता है। एरर जनरेट होता है रन, या रन होता है। रन होता है तो किस तरह रन हो रहा है। अगर एरर जनरेट होता है तो वो एरर जनरेट क्यों हो रही है वो भी समझा देता हूँ। F5 देखिए, रन हो रहा है लेकिन वार्निंग इसने दी हुई है। रन तो हो रहा है और साथ में वार्निंग भी मुझे आ रही है। और ये जो दूसरा वेरिएबल है वो प्रिंट करेगा, पहला वेरिएबल प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक, अब दूसरा वेरिएबल प्रिंट क्यों हो रहा है उसको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करती है। जो पहले होगा वो पहले रन कंपाइल होगा, उसके बाद वाली लाइन उसके बाद कंपाइल होगी। ठीक, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, पहले ये रन कर रहा होता है तो उसने जब पहले सी को देखा तो वो सी पे आया। ठीक, और जब इसने देखा कि इसमें दूसरी वैल्यू भी है, डी भी है। सही, तो इसने सी को निकाल दिया अपनी वैल्यू से बाहर। सही, और उसने डी को एक्सेप्ट कर लिया एज अ वैल्यू। सही, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सी डी ई दे दिया, ई भी दे दिया मैंने। सही, अब चेक करना ये ई को प्रिंट करेगा। सही है, लाइन बाय लाइन आएगा। पहले सी को चेक करेगा, अगर सी एक ही इसको करेक्टर मिला तो सी को प्रिंट करवा देगा। अगर दूसरे नंबर पे कोई करेक्टर मिला तो वो दूसरे नंबर वाले को प्रिंट करा देगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ के डी के बाद कोई वैल्यू नहीं थी उसकी तो उसने डी प्रिंट करा दिया था। सही, मैं डी को आके इसमें वैल्यू में प्रिंट दिखा दिया था उसने। उसके बाद ये ई पे आएगा। सही, तो सी और डी दोनों को अपनी वैल्यू से निकाल कर ई को स्टोर करेगा। सही, अब चेक कर लेते हैं F5। वार्निंग, यहाँ पे वार्निंग आ गई कि आपने कोई मिस्टेक की है या इसकी वजह से ये हो रहा है। रन तो होगा लेकिन वार्निंग के साथ। सही, ये देखो ई प्रिंट हो गया यहाँ पर। सही, तो ये एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, डबल कैरेक्टर या ट्रिपल कैरेक्टर को स्टोर नहीं करेगा। और ये शो लास्ट कैरेक्टर को करवाएगा। सही, तो सी लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ
इन 3 वेरिएबल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक। अब हम आगे सीखेंगे कि हम लोग स्कैनफ में क्या किस तरीके से यूज़र से इनपुट अभी तो थोड़ा मैंने सिखाया, हम लोग किस तरीके से अब कैरेक्टर नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से यूज़र से कैरेक्टर के तौर पर वैल्यूज इंटर ले सकते हैं और किस तरीके से फ्लोट की वैल्यूज इंटर कैरेक्टर यूज़र से ले सकते हैं, तो ये इनपुट ले सकते हैं और हम लोग किस तरह स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अब स्ट्रिंग के बाद आई गई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता भी दूँ कि प्रिंटफ के अंदर में जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी लाइन दी है मैंने, फॉर एग्जांपल दी यूज आर। ठीक। अब ये जो लाइन आगे दी वैल्यूज आ रही है एक स्ट्रिंग है। ठीक। अब ये स्ट्रिंग कितनी है, ये जहाँ तक ये जा रही डबल कोटेशन मार्क में जहाँ तक जा रही है पूरा डबल कोटेशन मार्क एक स्ट्रिंग है। सही। ये पूरा डबल कोटेशन मार्क एक स्ट्रिंग के तौर पर काम कर रहा है। सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज जितनी भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स हम लोग यूज़ करेंगे वो सारी डबल कोटेशन मार्क के अंदर आएगी। तो ये स्ट्रिंग का जो भी काम होगा वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर होगा और कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग शो करवाएंगे। ठीक। तो और कोई इसमें इतनी मसला नहीं है, हम लोग आगे जाके जो भी आपके एरर्स या मसले होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं वो भी आपको जवाब दूंगा और उनके एक अलग से वीडियो बनाकर वो भी अपलोड करता जाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।